नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज बात झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, जिनकी कुर्सी पर तलवार लटक चुकी है। हेमंत सोरेन के खिलाफ बीजेपी की शिकायत पर खनन लीज मामले में चुनाव आयोग ने जो सुनवाई चल रही थी वो पूरी हो चुकी है, और जबकि उनके भाई बसंत सोरेन के मामले में अभी 29 अगस्त को अगली सुनवाई होनी है। हेमंत सोरेन की सुनवाई पूरी होने के बाद चुनाव आयोग ने अपना फैसला राज्यपाल श्री रमेश बैस को सौंप दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आयोग ने अपने फैसले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है। यदि ऐसा होता है तो हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ेगा। हेमंत सोरेन पर चुनाव आयोग से लीज की जानकारी छुपाने का आरोप है, जिसके आधार पर चुनाव आयोग ने शिकायत के बाद मामले की सुनवाई की और फैसला राज्यपाल को भेज दिया है। चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद राज्यपाल रांची भी पहुंच चुके हैं और जानकारी मिल रही है कि शुक्रवार को वो इसकी औपचारिक घोषणा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री आवास के बाहर हलचल बढ़ चुकी है, सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं और मुख्यमंत्री सोरेन भी अपने करीबियों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति पर विचार कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या होगा मुख्यमंत्री सोरेन के भविष्य का। कुर्सी छोड़ने के बाद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले की जांच में क्या ज्यादा मुसीबत बढ़ाएगी सोरेन की? क्या लीज आवंटन में धांधली की जांच भी कार्रवाई होगी? और क्या लालू यादव की तरह हेमंत सोरेन भी अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को बना देंगे मुख्यमंत्री? यदि हां, तो क्या नॉन आदिवासी मुख्यमंत्री को स्वीकार करेगी पार्टी? ऐसे दर्जनों सवाल हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे। लेकिन पहले नजर डालते हैं एक रिपोर्ट पे, और रिपोर्ट के बाद मेहमानों के साथ आप चर्चा करेंगे, और चर्चा के बाद जो है ये जो सारे सवाल जो हमने अभी उठाए हैं उन सारे सवालों का जवाब जानने की कोशिश करें। लेकिन पहले एक देखते हैं रिपोर्ट। लाभ के पद का लाभ लेते लेते झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी चली गई। बात अलग है कि औपचारिक घोषणा होना बाकी रह गई है, लेकिन सच से तो हेमंत सोरेन भी अच्छे से वाकिफ है। चुनाव आयोग ने सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश राज्यपाल रमेश बैस से कर दी थी, और जिस पर महामहिम किसी भी पल फैसला सुना सकते हैं। राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 192 के तहत सीएम सोरेन की विधानसभा की अध्यक्षता रद्द कर सकते हैं, और इधर सीएम सोरेन की कुर्सी पर तलवार लटक रही है। और वहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगला सीएम कौन, जिसको लेकर झारखंड में हलचल तेज हो गई। महामहिम रमेश बैस भी दिल्ली से रांची पहुंचे तो हेमंत सोरेन के आवास पर मंत्रियों और वकीलों का जमावड़ा लगा। अब सोरेन को कोई संवैधानिक रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, लिहाजा वो विक्टिम कार्ड खेलने पर आ गए हैं। सीएम सोरेन ने बीजेपी पर वैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने का राग अलापने लगे। लेकिन कोई पूछे सीएम साहब से कि आखिर क्यों खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ाई थी? क्यों आपने पद का दुरुपयोग करते हुए माइनिंग लीज अपने और अपने भाई के नाम पर ली थी? और अगर सब कुछ नियमों के मुताबिक था तो क्यों माइनिंग लीज को सरेंडर कर दिया था? सीएम साहब अब कुछ भी कहें, लेकिन उनकी किस्मत को चुनाव आयोग ने लिख दिया है, और जिसकी घोषणा महामहिम करेंगे। न्यूज डेस्क, सुदर्शन। तो हेमंत सोरेन की मुश्किलें जो है वो बढ़ती जा रही है। उनके भविष्य का फैसला लिफाफे में बंद है। कल राज्यपाल रमेश बैस जी जो है इसका फैसला करेंगे, घोषणा करेंगे। क्या है लिफाफे के भीतर में फैसला, चुनाव आयोग ने क्या कहा है, ये किसी को जानकारी अभी नहीं है। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं और संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद सदस्यता जो है वो रद्द करने की सिफारिश जो है चुनाव आयोग ने की है। क्या है पूरा मामला, क्या क्या हो सकता है और क्या क्या संभावनाएं हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो पॉलिटिकल भविष्य है हेमंत सोरेन का, उसका क्या होगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए। सरोज सिंह जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है झारखंड से, वो हमारे साथ जुड़ गए। शशांक शेखर झा है, अधिवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, झारखंड से संबंध है। इसके अलावा सर्वेश पाठक है, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर। आदेश भारद्वाज कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत जो है मैं आदेश भारद्वाज जी से करना चाहूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता। हालांकि आज मैंने जेएमएम के बहुत सारे लोगों से बात की, बात तो करने को राजी थे, लेकिन टीवी पे आकर के डिबेट में कुछ भी पार्टी की तरफ से बोलने से कतरा रहे थे। हालांकि पार्टी की तरफ से ऐसा कोई निर्देश नहीं आया है, लेकिन बचाव में क्या कहेंगे ये चूंकि नहीं है उनके पास तर्क, इसीलिए वो अभी डिबेट में नहीं आ रहे हैं। तो आदेश भारद्वाज जी, मुझे लगता है कि चूंकि सरकार में आप शामिल हैं और
आपकी सरकार का मसला है, इसलिए जो सारे सवाल जो जेएमएम से पूछे जाने चाहिए तो वो सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और ये सवाल मेरा आपसे ही इसीलिए शुरुआत कर रहा हूं कि क्या होगा हेमंत सोरेन का, क्या जो कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी सदस्यता जो है वो रद्द हो जाएगी तो उसके बाद मुख्यमंत्री पद उनको छोड़ना पड़ेगा। ऐसे हालात में क्या कांग्रेस क्या करेगी? क्या कोई भी मुख्यमंत्री अगर खासतौर पे जैसे कि कल्पना सोरेन का नाम आ रहा है तो क्या करेगी कांग्रेस? क्या समर्थन देगी या कहेगी कि नहीं आदिवासी मुख्यमंत्री ही होना चाहिए? आदेश जी। देखिए मुकेश जी, देश नियम और कानून से चलता है। हम कानून का पालन करते हैं, कानून के रास्ते से ये सारी चीजें तय होंगी। ये 2012 का लीज का मामला है, अब रिन्यूअल हुआ 2021 में, और बीजेपी के लोगों ने जो है शिकायत भेजी इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर क्या फाइंडिंग्स दी हैं, क्या है, अभी वो बंद लिफाफे में है। उन्होंने उपराज्यपाल को भेजा है, लेकिन सॉरी नहीं, राज्यपाल को भेजा है, राज्यपाल को भेजा है सर। दिल्ली वाले मोड से बाहर आ जाइए सर। हाँ, तो उन्होंने राज्यपाल को भेजा है और राज्यपाल के पास वो बंद लिफाफे में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से ये चीजें कर रहे हैं ये सबके सामने है। क्योंकि राज्य में इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है इलेक्शन के लिए, तो बीजेपी के लोग उसकी डेट पहले ट्वीट कर देते हैं। ये सारे देश ने देखा है। नहीं तो क्या बीजेपी के किस आचरण से आपत्ति है आपको? मतलब बीजेपी अगर ये कह रही है कि रद्द हो सकता है, तो हालांकि बीजेपी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है अभी तक। किसने कहा? बीजेपी का कोई भी नेता, मैंने तो बहुतों से बात करी है लेकिन किसी ने नहीं कहा। वो जो कह रहे थे कि आप जानकारी दे रहे हैं। बीजेपी के लोग आपको जानकारी के लिए कह देते हैं और आपके लोग बीजेपी को कह देते हैं। अभी दूसरे चैनल पे भी हम थे तो वहां पे एंकर ने बताया कि बीजेपी के लोगों से ये बातचीत आई है, जगह जगह चर्चा है। नहीं देखिए, ठीक है, चर्चा है, हो सकता है किसी के पास जानकारी हो कि लिफाफे के भीतर में क्या लिखा हुआ है, लेकिन क्या लिखा जाना चाहिए? आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आरोप लगा है आपने, तो मामला तो बिल्कुल साफ है ना कि आपने जानकारी छुपाई चुनाव आयोग से, और चुनाव आयोग से अगर आप जानकारी छुपाते हैं बाद में, वो भी ऐसी वैसी जानकारी नहीं, लीज लेने की जानकारी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है, और आपने जानकारी छुपाई तो उसकी सजा क्या होती है वो तो लिखा हुआ है सब चीज़। ऐसा थोड़ी है कि वो जो कानून से अलग जाकर के कोई फैसला चुनाव आयोग करेगा। तो ये कयास भी हो सकता है और हो सकता है ये कयास सही हो। देखिए, वो तो सोरेन जी का ट्वीट है, सबके सामने है जो है कि इस तरह से संस्थाओं को दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन मैं उसके विषय में नहीं जाना चाहता। हमारा बड़ा साफ साफ मानना है कि देश नियम कायदे से चलता है, हम कानून का पालन करते हैं। ये चलिए, सरोज सिंह जी हमारे साथ प्रवक्ता बैठे हुए हैं बीजेपी के, मैं उनसे पूछ लेता हूं, मैं उन्हीं से पूछ लेता हूं। सरोज सिंह जी बैठे हुए हैं कि उनको जानकारी कैसे मिल जाती है पहले। सरोज सिंह जी, आपको जानकारी कैसे मिल जाती है पहले? संवैधानिक से जब चुनाव आयोग डेट अनाउंस करना होता है तो डेट भी पहले चल जाता है पता आपको। आप तो हम लोगों की नौकरी खाने पे लगे हुए हैं, ये तो पत्रकारों का काम होता है। जी, अभी आपने कहा बात सही है कि किसी भाजपा के नेताओं ने नहीं कहा कि उसमें क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, आया है, नहीं आया है। किसी भाजपा नेताओं ने आधिकारिक रूप से नहीं कहा। ठीक है, चर्चा जरूर है कि चुनाव आयोग का आया है, मीडिया में चर्चा है, सब में चर्चा, लेकिन किसी ने बयान नहीं दिया। बिल्कुल, क्या है उसमें अभी तो हम लोग को भी नहीं पता, ना आप लोग को भी पता है, ना किसी को पता है। और अगर हम लोग को नहीं पता है तो हम लोग बयान तो नहीं दिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी तो ट्वीट कर दिए कि दुरुपयोग हो रहा है, यानी कि उनको पता चल गया कि उसमें क्या है। तो उनको कहां से पता चला? अब ये वही उनको बताना चाहिए कि उनको कहां से पता चला कि उसमें, और उन्होंने कहा भी दिया कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हुआ है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आप कह रहे थे कि पहले का लीज है और रिन्यूअल हुआ है। रिन्यूअल नहीं हुआ है, 12 में लीज तो उनके नाम से था ही, 12 में लिया हुआ। बजाते फ्रेश जो है एप्लीकेशन है, 21 में फ्रेश एप्लीकेशन है, फ्रेश एप्लीकेशन दिया गया है माइनिंग लीज का। मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने परमिशन भी दिया है, और फिर लीज मिलने के बाद पर्यावरण क्लियरेंस के लिए भी उन्होंने आवेदन किया है, और फिर पर्यावरण मंत्री के नाते उसमें फिर उसको क्लियरेंस दिया है। तो मैं समझता हूं कि ये जो कानून बना था, ये 9(1) जिसको बोलते हैं 9A, कि जिसमें ये बना होगा कि भाई अब मुख्यमंत्री
अपने पद का दुरुपयोग नहीं कर सकते, अपने रिश्तेदारों को, अपने ब्लड रिलेशन में किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकते, उसके लिए बना था। ये तो बनाने वाले ने भी नहीं समझा होगा कि मुख्यमंत्री खुद के नाम से लीज ले लेंगे, नहीं तो और कड़ा कर। ये तो 9A का जो मामला है इनके लिए छोटा है, ये तो खुद के मुख्य बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये तो इतना क्लियर मामला है। लेकिन एक चीज मुझे लग रहा है, मुझे जो एक अपना अनुमान है कि मुझे लगता है कि शायद हेमंत सोरेन को इस बात की, इस कानून 9A की जानकारी नहीं थी, और उनके जो आसपास के लोग हैं जिनको बताना चाहिए था कि आप ये नहीं कर सकते हैं, उनके आसपास के लोगों ने भी उनको नहीं बताया कि ये लीज आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसमें ये मसला है, आपकी कुर्सी चली जाएगी। मुझे लगता है कि आसपास के लोग भी इस साजिश में शामिल हैं और उनको इस तरीके से लीज दिलवा दिया, क्योंकि बाद में उन्होंने तो वापस भी ले लिया, लेकिन वापस लेने के बाद तो मामला अब बनेगा नहीं, क्योंकि जो आरोप लगने थे वो तो लग गए। जो अपराध आपने एक बार कर दिया तो सजा तो उसकी मिलेगी। हमारे साथ शशांक जी हैं, लॉयर है, मैं इनसे एक जानना चाहूंगा और हमारे जो दर्शक हैं वो भी इस बात को जानना चाहेंगे। शशांक जी, क्या एक बार मान लीजिए हो सकता है जानकारी नहीं हो, हालांकि लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मैं जहां तक जानता हूं कि हो सकता है ऐसा कि हेमंत सोरेन को इस नियम के बारे में जानकारी नहीं हो और उन्होंने ले लिया हो ऐसा, और लेने के बाद जानकारी उसकी जो है उन्होंने अपने इसमें नहीं दी थी, ये मामला बनता है। और एक मामला यहाँ पर यह भी बनता है, मैं इसमें आपकी राय जानना चाहूँगा कि अगर मुख्यमंत्री को ऐसा है ले लिया, बाद में उन्होंने वापस भी ले लिया, तो क्या चुनाव आयोग में अगर जानकारी बाद में दे दी जाती है तो क्या इसको लेकर के चुनाव आयोग कोई थोड़ा लीनियंट फैसला नहीं कर सकता है, या सीधे आपको सदस्यता ही रद्द कर देगी? कोई अपील इसकी है कि नहीं? नमस्ते मुकेश जी और बाकी सभी पैनलगण को। मुकेश जी, एक लीगल मैक्सिम है जो कोर्ट में हम यूज करते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी आ रही है जी। एक लीगल मैक्सिम है, इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एग्जीक्यूट, मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। सपोज करिए कल किसी ने मर्डर कर दिया, कोर्ट में उसका केस चला और आके कहता है कि मुझे नहीं मालूम था कि मर्डर का इस देश में कानून अपराध है, तो क्या उसको माफ कर दिया जाएगा? किसी ने चोरी करी और कहेगा कि नहीं, मुझे नहीं पता था कि कानून कहता है कि चोरी मत करो, इसलिए मैंने चोरी कर ली। ये वही हिसाब है, ये इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। नहीं तो हर क्रिमिनल यही कहेगा कि मुझे इस कानून की जानकारी नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात कि सेक्शन 9A क्या कहता है? सेक्शन 9A ये कहता है कि अगर आप किसी ऐसे पद पर हैं जहां पे आप गवर्नमेंट के डिसीजंस ले सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स दे सकते हैं, तो आप खुद वो चीज नहीं करेंगे, खुद वो चीज नहीं लेंगे। अगर आप लेते हैं तो कंप्लीट वायलेशन है। यहाँ इस केस में क्या हुआ है, जो मैं समझ पाया हूँ इतने टाइम से, माइनिंग मिनिस्टर ने एक माइन की खदान खुद के नाम पे कर दी। अच्छा, ये सिर्फ हवाई बात नहीं है, मैं इनफैक्ट पढ़ रहा था और मैंने देखा कि इनके क्लोज एमएलए, एक क्लोज एफिलिएट थे हेमंत सोरेन जी के, पंकज मिश्रा नाम है एमएलए का, उनके 37 बैंक अकाउंट्स में छापे मारे गए तो पता चला कि 11.5 करोड़ उधर भी मिला है। तो ये ऐसा मामला है जिसमें अपने पोजीशन का दुरुपयोग करते हुए किस तरीके से आप पैसा कमाएंगे वो दिखा है। अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन यहाँ बैठे, और बहुत अच्छी बात है क्योंकि कोल स्कैम उनके टाइम में भी हुआ था और आज माइनिंग स्कैम हो गया। ये सदस्यता रद्द होने वाली बात जहां तक है, तो देखिए गवर्नर बाउंड है इलेक्शन कमीशन के रेफरेंस को लेके। अगर इलेक्शन कमीशन कहता है, क्योंकि वही चुनाव करवाता है, अगर वो कहता है कि यहाँ पे प्रॉफिट पोजीशन का दुरुपयोग हुआ है, तो गवर्नर के पास अपनी अथॉरिटी नहीं है कि उसको रोक भी पाए, उन्हें वो सदस्यता रद्द करनी पड़ेगी। और इसीलिए आपके अभी चैनल पर भी दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से पास्ट में लालू प्रसाद यादव से लेकर जगदीश शर्मा तक अलग अलग पार्टी के लोगों की सदस्यता रद्द हुई है। आर्टिकल 192 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन साफ कहता है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर कैसे होगा। उसमें लिखा हुआ पॉइंट नंबर 2 मैं रीड करता हूं कि बिफोर गिविंग एनी डिसीजन ऑन एनी सच इशू द गवर्नर शैल ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड शैल एक्ट अकॉर्डिंग टू सच ओपिनियन। शैल मतलब उनके ऊपर वो बाध्यता है, बिल्कुल करना ही तो पड़ेगा। बिल्कुल, तो इस केस में साफ अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कार्य किया गया है, जिसके पुख्ता सबूत बहुत सारे हैं। और ये केस आज का नहीं है, बहुत पहले आरटीआई के अलग अलग रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इन्होंने लिया है, और ये भी उस बात का डायरेक्टली खंडन नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार इस मामले को उठाया गया है। तो मुझे लगता है कि ये केस साफ उस तरीके का है कि अगर आप कोयला आवंटन या अगर आप माइन का आवंटन कर रहे हैं और आप अपने ही नाम पे कर लेंगे, तो वही बात हुआ कि आप एक हाथ से दान देने के लिए निकाल रहे हैं या बिजनेस करने के लिए निकाल रहे हैं, अपने बिल्कुल अपने ही पॉकेट में डाल ले रहे हैं उसी हाथ से।
बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। एक और- चीज और- एक और चीज जी जी, बात पूरी कीजिए, फिर एक सवाल मैं पूछूंगा जी। जी मुकेश जी, मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि झारखंड स्टेट जब बना था तो मैं क्योंकि बिहार का आता था और बिहार झारखंड एक हुआ करता, तो हमारे मन में हमेशा रहता था कि सारे सारे खदानें झारखंड चली गई तो अब बिहार का विकास कैसे होगा, झारखंड आगे निकल जाएगा। लेकिन अब देखिए पिछले 10 11 12 साल में जब से अलग स्टेट बना है, जब जब सोरेन फैमिली है, जब जब कांग्रेस की सरकार रही है, आप देखिए कोई ना कोई इस तरीके का खजाना लूटने का काम और इस तरीके से खदानों का दुरुपयोग लगातार हुआ है। ये पहली बार नहीं हुआ है, आप पास्ट में भी जाएं और सब लोगों ने किया है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये ना तो पहली बार है और ना आखिरी बार है। जब तक ये फैमिली या ये सरकारें रहेंगी इस तरीके की लूट की वारदातें होती रहेंगी। अच्छा, एक चीज आ रहा है यहाँ पे कि सदस्यता रद्द कर सकते हैं, तो सदस्यता क्या जो बचा हुआ कार्यकाल है वो कार्यकाल रद्द होगा या आगे चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगाएगी? क्या लगता है ऐसे मामले में क्या होना चाहिए? क्योंकि अगर 2.5 साल के लिए हुआ तो फिर तो 2.5 साल के बाद जो चुनाव होगा उसमें फिर से ये चुनाव में आ जाएंगे। लेकिन अगर 6 साल के लिए होता है ये प्रतिबंध, चुनाव लड़ने पे भी केवल सदस्यता रद्द होगी या चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लग सकती है? जरा इसको क्लियर कर सकते हैं तो आप क्लियर करें। नहीं देखिए, अभी अगर सदस्यता रद्द होगी तो ये दोबारा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि जिस सेक्शंस के अंदर ये जा रहे हैं 9A, और जिसको आप संविधान के आर्टिकल 192 के साथ पढ़ेंगे, जिसमें गवर्नर एक्शन लेता है इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद, तो उसमें साफ कहा गया है कि अगर आपने ऐसा कोई प्रॉफिट वाला कार्य किया है तो आपकी सदस्यता रद्द होगी। और इसमें अगर ये कन्विक्ट होते हैं तो जैसे लालू प्रसाद यादव आज की डेट में कोई भी पब्लिक पोजीशन नहीं ले सकते हैं सिवाय अपनी पॉलिटिकल पार्टी के, उसी तरीके से ये भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, कुछ डमी सरकार ये चलाना चाहें तो शायद अनफॉर्चुनेटली वो हो पाएगा कि अपने पिता को आगे कर दें या अपनी वाइफ को आगे कर दें, जैसे मैं सुन रहा हूँ, लेकिन खुद शायद नहीं लड़ पाएंगे ये चुनाव। बिल्कुल। तो एक चीज और, क्या अपील इसकी हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में? अब बिल्कुल अपील हो सकती है, लेकिन अपील से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी संविधान के दायरे में बंधा हुआ है। संविधान का आर्टिकल 192 साफ कहता है कि गवर्नर इसके ऊपर एक्शन लेगा, और गवर्नर को जो एक्शन है वो बाइंडिंग है उस चुनाव आयोग या रिकमेंडेशन के जो चुनाव आयोग। मतलब ये कि अब कोई गुंजाइश नहीं है, अगर सदस्यता रद्द करने का रिकमेंडेशन किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, तो सदस्यता बचाने के लिए अब कोई गुंजाइश जो है हेमंत सोरेन के पास कोई गुंजाइश बची नहीं है, उन्हें कुर्सी छोड़ना ही पड़ेगा। यानी अब जो है वो अपना इस बात में लगे हुए हैं कि अब कुर्सी छोड़ेंगे तो कुर्सी पर बैठेगा कौन और बिठाएंगे किसको। सर्वेश पाठक हमारे साथ है, मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट है और इस तरीके के मामलों पर बड़ी सघनता से और बड़ी करीबी से नजर रखते हैं और झारखंड के मामले पे भी नजर रखे हुए हैं। सर्वेश जी, क्या लगता है, ये तो अब चीजें क्लियर हो गई कि कुर्सी तो जानी तय है, खुदाई के चक्कर में कुर्सी उनकी जा रही है, तो जाएगी तो फिर बैठेंगे कौन? क्या आपको लगता है जिस तरीके से लालू यादव ने अपनी पत्नी को बिठा करके जेल चले गए थे, क्या ये भी अपनी पत्नी को बिठाएंगे? लेकिन मसला वहां पर फंसेगा कि वो आदिवासी नहीं है, तो आदिवासी नहीं है तो फिर जो मैसेज है कि आदिवासियों की पार्टी है, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और नॉन आदिवासी को इनकी पार्टी, हालांकि जो रघुवर दास है वो भी बीजेपी के जो है नॉन आदिवासी मुख्यमंत्री थे, तो प्रदेश तो एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन पार्टी इनकी शायद एक्सेप्ट ना करे, क्योंकि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो आदिवासियों के नाम पे ही चुनाव लड़ती है। क्या आपका आकलन क्या है, कौन हो सकता है अगला मुख्यमंत्री? ये परिवारवाद की पार्टी है जी। शिबू सोरेन जी के बाद उनके बेटे को राजगद्दी मिली, तो आप समझ सकते हैं कि वो जो मामला है कि वाइफ को बना देगा राबड़ी देवी की तरह, तो इसमें जो वेटेज है ज्यादा वेटेज हो सकता है, क्योंकि बाद में जनता को जाके कहा जाएगा कि मेरी पत्नी है, चाहे वो आदिवासी है नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी है, मेरे घर से है, आप ही के विकास के लिए काम करती है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए भारतवर्ष की राजनीति में हो क्या रहा है, हमारी कानून व्यवस्था इतनी लचर है कि ये राजनेता लोग सब कुछ जानते हुए भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहे हैं। देखिए उसी झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, एक ही समय तीनों प्रदेश का निर्माण हुआ था। अगर विकास के मामले में देखेंगे उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ तो कहाँ आगे है, और वही झारखंड में देखिए एक मुख्यमंत्री और था, मधु कोरा, याद है कि नहीं आपको? हमको बिल्कुल कैसे उसने घोटाले किए थे। तो ये मतलब मुख्यमंत्री होते हुए भी इतने सलाहकार है, इतने IAS IPS ये सब बैठे पड़े रहते, क्या एक ऑफिसर ने भी इनको सलाह नहीं दी, या उन लोगों ने भी होने दिया कि ठीक है करने दो?
मतलब कैसे ये कर सकता है कि भाई अपने ही नाम पे खदान हम अपने नाम पे ले लेंगे? तो और ये सबों क्या जो बस कहां से मिलता है? हमारी कानून व्यवस्था इतनी लचर है कि आज तक एक पॉलिटिशियन को सही से सजा नहीं मिल पाई है। जिस बात की हम बात कर रहे हैं, लालू यादव और रबली देवी वाला ऑप्शन अभी हम तलाश कर रहे हैं, वही लालू यादव को सजा तो हुई, लेकिन देखिए फिर बेल पे बीमारी का बहाना बना के और बड़े बड़े वकीलों की फौज खड़ी करके निकल आया और अभी सारी राजनीतिक एक्टिविटी में भाग ले रहा है। तब कोई बीमार नहीं है, लेकिन जेल में जैसे ही जाते हैं सब बीमार हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये सर्वेश जी, अभी चर्चा ये हम कर रहे हैं कि ठीक है, हो गया हेमंत नहीं, सोरेन की मैं कुर्सी जा रही उसी है। बात पे आ रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ ना कि ये जो इतने भ्रष्ट लोग हैं, इतने भ्रष्ट नेता हैं, एक बार नहीं, इससे पिछली बार भी इनकी सरकार आई थी तो तब भी इनका भ्रष्टाचार में नाम आया था, लेकिन बीजेपी ठीक से सरकार चलाई नहीं। क्यों ऐसा हुआ? सत्ता उनके हाथ से खिसक गई। तो अगर ये अपनी वाइफ को बनाते हैं और पार्टी ऐसे ही चलाते रहेंगे, इसमें कोई ये नहीं है, क्योंकि जैसा कि अभी कानून के सलाहकार महोदय बता रहे थे, यही सारी की सारी प्रोविजन होनी है, क्योंकि अब ये तो खुद हो नहीं सकते। और मैं तो मानता हूं कि इन्हें जीवन में कभी भी चुनाव नहीं लड़ने दिया जाए। भारत के कानून में ये व्यवस्था बननी चाहिए, नहीं तो ऐसे ही ये जनता लूटती एक रहेगी। अलग राय है और इस पे भी अलग से विचार किया जा सकता है। आदेश भारद्वाज है, मुझे लगता है कि अगर झारखंड में सीएम किसी को बनना है तो कांग्रेस से भी पूछा जाएगा। कांग्रेस भी सरकार में शामिल है और मजबूत पार्टी के तौर पर शामिल है। आदेश जी, क्या आपको लगता है कि अगर मुख्यमंत्री अपनी वाइफ को आगे करते हैं, कांग्रेस साथ देगी? देखिए, ये तो वहां के एमएलए बैठ के फैसला लेंगे जो है, और एमएलए फैसला लेंगे, उसमें हमारी भी स्वीकृति रहेगी, हमारे से भी डिस्कस किया जाएगा। अभी वो बंद लिफाफा तो खुले जो है। तो क्या आपको अभी भी ये उम्मीद है कि बंद लिफाफे में ये भी हो सकता है कि भाई माफ कर दिया जाए उन्हें? ये तो लिफाफा बताएगा, ये तो क्या कहा जा सकता है, तो पढ़ने के बाद होगा ना। अभी तो राज्यपाल महोदय ने उसको पढ़ा नहीं है, खोला नहीं है। देखिए, अभी शशांक जी जो कह रहे थे, मुझे लगता है कि सारी चीजें नियमों के अनुकूल अगर हुआ तो उनको जाना ही पड़ेगा, सदस्यता तो रद्द होगी ही, क्योंकि इस बात को और कोई माने ना माने, मुझे लग रहा है कि हेमंत सोरेन खुद इस बात को मान रहे हैं। हेमंत सोरेन का जो ट्वीट है, उस ट्वीट से तो यही है कि वो मान चुके हैं कि भाई मेरी सदस्यता जो है वो रद्द हो रही है और अब मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा, और वो आगे की रणनीति पे विचार कर रहे हैं। और कांग्रेस के नेता भी उनके घर पे पहुंचे हुए हैं, जो वकीलों, जो उनके जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उनको भी उन्होंने बुलाया है, उनसे भी वो मशवरा कर रहे हैं कि आगे क्या किया जाए। तो क्या कांग्रेस को किसी बात की भनक नहीं लग रही है वहां क्या चल रहा है? नहीं, देखिए, डिस्कशन करना कोई बुरी बात नहीं है, वो उनको लग रहा है, वो डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने अपना रिप्लाई दिया था, वो सारी चीजें हैं, अपने वकीलों से बातचीत करके रिप्लाई देता है आदमी जो है, लेकिन फैसले का तो इंतजार करना पड़ेगा ना। चलिए, फैसले का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। आज ही फैसला आना था, लेकिन कल शुक्रवार है और शुक्रवार को कल फैसला करेंगे। राज्यपाल फैसला नहीं करेंगे, इनफैक्ट जो रिकमेंडेशन चुनाव आयोग ने दिया है उसको पढ़ के बताएंगे, उनको सुनाएंगे, क्योंकि वो उसको बदल नहीं सकते हैं। रिकमेंडेशन को मानना जो है वो उनकी मजबूरी है। और सरोज सिंह हमारे साथ है। क्या सरोज जी, क्या आपको लगता है कि सदस्यता रद्द, तो जैसे कि लग रहा है 99.9% है कि सदस्यता रद्द हो जाए, इससे संभावना जो है कुछ और भी हो सकता है, 1% संभावना तो है ही, जब तक लिफाफा खुलता नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि हेमंत सोरेन जो है वो अपने घर से किसी को बनाएंगे, या एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि हेमंत सोरेन अपनी पार्टी से किसी दूसरे को जो है ये कमान दे सकते हैं और बाहर से जो है एक किंग मेकर की भूमिका जो वो निभा सकते हैं? देखिए, ये तो सारी चीजें भविष्य के गर्भ में है कि क्या होगा, वो क्या करेंगे, उनको मेजॉरिटी है, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये तो बात है। एक बात आपके दर्शकों को मैं बता दूं कि हेमंत सोरेन की जो पत्नी है वो गैर ट्राइबल नहीं है, वो भी ट्राइबल है। उसमें मामला ये है झारखंड के रहने वाली नहीं है, वो उड़ीसा की है। और एक कानून है देश में कि आपको अगर चुनाव लड़ना है अपने राज्य में तो आरक्षण का लाभ केवल अपने राज्य में मिलेगा, दूसरे राज्य में नहीं मिलेगा। तो इस कारण शायद कहा जाता है कि वो यहाँ से विधानसभा का चुनाव, क्योंकि वो कंस्टिट्यूएंसी ट्राइबल कंस्टिट्यूएंसी है, इसलिए वो वहां से नहीं लड़ सकती, क्योंकि वो आरक्षित सीट है, तो आरक्षण का लाभ लड़ सकते हैं। हाँ जी, बात बाकी ये विषय अब रह गया सवाल, क्या वो पत्नी को बनाएंगे कि अपने पिताजी को बनाएंगे
कि अपने दल से बनाएंगे, कि वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये उनका विषय है। और जब रिजल्ट आएगा, क्या आएगा नहीं आएगा, तो भविष्य के घर पे उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन ये जो परिवारवादी पार्टियां हैं, निश्चित रूप से ये प्रयास करती हैं कि मेरे बाद मेरी पत्नी, मेरे बेटा, मेरे ये, वो परिवार से बाहर नहीं जाना देना चाहते हैं। और मैं एक एक उदाहरण आपको बताता हूँ कि उन्होंने केवल माइनिंग लीज केवल अपने नाम से नहीं लिया है, बल्कि जरा कहानी सुनिए। उन्होंने ट्राइबल को इंडस्ट्रीज के लिए जमीन देने के लिए एक कमिटी बना करके कि ट्राइबलों को इंडस्ट्रीज का जमीन दिया जाएगा, इसके लिए कानून बना करके बजाबते उन्होंने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के नाम से भी 12 एकड़ जमीन उन्होंने लिया है लगभग। उसके बाद उन्होंने अपने प्रेस सलाहकार अभिषेक पिंटू, उसके नाम से भी लीज है। उनका पंकज मिश्रा जो उनका जो बता रहे थे विधायक है, नहीं विधायक नहीं है, वो उनके प्रतिनिधि है, वो उनके प्रतिनिधि है, विधायक प्रतिनिधि है। उनके नाम से उनके नाम से लीजिए, उनकी पत्नी के नाम से लीजिए, यानी अपने परिवार, अपने मित्रों, सबके नाम से लेकर रखे हुए, सारे लोग से लेकर रखे हुए। और जब कानून का डंडा चलता है, कानून कार्रवाई करेगा, तो वही फिर आते हैं कि कानून को खरीद लिया लोग, आदिवासी है, दलित पिछड़ा है, इसके कारण हो रहा है, यही होता है। फिर उसके आड़ में छिपने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ 2 आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया। बाबूलाल मरांडी जी आदिवासी रहे, अर्जुन मुंडा जी रहे, रघुवर दास जी भी जनरल से मुख्यमंत्री रहे। किसी मुख्यमंत्रियों पर कोई आज तक एक आरोप लगा है तो बता दीजिए। तो ये लोग जो है पूरी तरह से कैसे जो है सरकार कमाने के लिए चलाते हैं। आज माइंस हो, मिनरल्स हो, जल जंगल जमीन की बात करके आने वाले ये लोग, और जल जंगल जमीन को लूटने पर लगे हुए हैं। इनको किसी आदिवासियों की चिंता नहीं है, किसी दूसरे आदिवासी के लिए इन्होंने कोई लीज नहीं दिया। कानून बनाया आदिवासियों के लिए जमीन देने का और अपनी पत्नी के नाम से ले लिया। कोई दूसरा इनको आदिवासी नहीं दिखा। लेकिन जब कुर्सी जब जाती है तब आदिवासी याद आते हैं। सरोज सिंह जी, लेकिन एक चीज बताइए, अभी जो सरकार कमजोर है, मुख्यमंत्री के सर पे जो है तलवार लटक रही है, और बीजेपी के पास 28 एमएलए हैं, 15 या 16 एमएलए चाहिए इनको सरकार बनाने के लिए। क्या उस जुगाड़ में भी बीजेपी लगी हुई है क्या? देखिए, हम काहे जुगाड़ में लगे, हम तो चाहते हैं कि ऐसी सरकार जो है पूरा कार्यकाल पूरा करे, ताकि हम जनता के बीच जाए। ऐसी सरकार जो है अगर चल रही है तो जनता ऐसे ही जो है इस सरकार को उखाड़ फेंकने वाली, और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में जीत के आएगा। मैं क्यों चाहूंगा कि इस तरह का वो क्या करना है नहीं करना। हम तो कहां सरकार बनाने के लिए बैठे हुए हैं, उनका बहुमत है, वो जाने वो क्या करेंगे। नहीं, मतलब ऐसा तो आपके पड़ोस में अभी हुआ है, बिहार में ऐसा हुआ जो आपको छोड़ करके नीतीश जी ने दूसरे के साथ सरकार वाली, महाराष्ट्र में आपने कर लिया। तो कोई नई बात तो है नहीं, राजनीति में तो ऐसा चलता रहता है, सीट मुख्यमंत्री बनने के लिए, कब्जा करने के लिए। तो जो स्थिति है वो मुफीद है। मुझे लग रहा है कि ये स्थिति जो है अनुकूल है, और बीजेपी अगर थोड़ा बहुत प्रयास करे तो सरकार बनाई जा सकती है। तो क्या इस दिशा में बीजेपी नहीं सोच रही है? क्योंकि शिकायत भी तो बीजेपी जी देखिए, हम लोग कोई प्रयास में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इनके कर्मों का शिकायत किया था, इनके भ्रष्टाचार को हम उजागर करते रहते हैं, यहाँ संघर्ष करते रहते हैं। हम कोई अभी प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम तो देख रहे हैं आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है, हम तो इंतजार कर रहे हैं। बाद बाकी हम कोई सरकार बनाने का प्रयास नहीं कर रहे। सरकार बनाने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, विपक्ष में बैठना आपको मंजूर है। तो क्या अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो अपने घर से किसी को बना देती है, पत्नी को या पिता को बनाते, क्या विरोध करेंगे उसका भी, या एक्सेप्ट कर लेंगे? देखिए, वो किसको बनाएंगे नहीं बनाएंगे, क्या करेंगे, वो तो भविष्य के गर्भ में है। आज तो उस पर कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। अब किसको बनाते हैं, क्या बनाते हैं, और बनाते हैं जिसको उनका बहुमत है वो बना लेंगे, और बना लेंगे तो वो अपना बनावे। फिर अगर वो गलती करेंगे तो उनके खिलाफ भी लड़ेंगे। लेकिन बनावे उनको, उनका बहुमत है, वो क्या करेंगे वो जाने। मैं इतना जरूर जानता हूं कि परिवार से बाहर ये लोग सोचते भी नहीं। बिल्कुल, परिवार से बाहर तो सोचता नहीं है, पार्टी से बाहर तो बिल्कुल ही नहीं सोचता, यानी कांग्रेस का कोई चांस नहीं। आदेश जी, क्या आपको लगता है कि ये जो स्थिति है, चूंकि जो गठबंधन है, गठबंधन में आप भी एक मजबूत साथी हैं, और अब चूंकि गठबंधन के जो नेता हैं उन्होंने 2.5 साल से ज़्यादा का वक्त पूरा कर लिया है, और जो एक चर्चा आ रही है कि शायद कांग्रेस भी दावेदारी करेगी कि आधा से ज़्यादा का कार्यकाल जो है पूरा हो चुका है, और इस तरीके की अगर बात है तो मुख्यमंत्री का जो कुर्सी है, मुख्यमंत्री की जो हिस्सेदारी अब कांग्रेस को भी मिलनी चाहिए। तो क्या कांग्रेस भी दावेदारी कर रही है? क्या इस तरह की कोई चर्चा है झारखंड में?
मुकेश जी, हमारा ऐसा कोई गठबंधन नहीं है। हमने बगैर शर्तों के समर्थन दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चरित्र किसी से छुपा हुआ नहीं है। चाहे वो महाराष्ट्र में सवेरे 4 बजे सरकार बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। मध्य प्रदेश में, गोवा में, उत्तराखंड में किस तरह से इन्होंने किया, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में किस तरह से किया, छिपा हुआ नहीं है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास नहीं रखते, शाम दाम दंड भेद से ये सब जगह सरकारें तोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये यहाँ पे पहले भी इन्होंने प्रयास किया था और उसमें पूरी तरह विफल हुए जो है। तो बिल्कुल इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो है ये किस तरह की परिस्थिति है, कल उसका पता चलेगा और उसके बाद बैठ के सब मिलकर फैसला लेंगे और एक अच्छी सरकार राज्य को देंगे। यही हमारा कमिटमेंट है। सब मिलकर के क्या फैसला करेंगे? आपसे तो पूछ ही नहीं रहे, आपसे तो हेमंत सोरेन पूछ भी नहीं रहे। कांग्रेस हम सिर्फ जो है 2-3 पूंजीपतियों को सारे देश को लुटाने वाले नहीं है। जो है आज देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, महंगाई से जूझ रहा है, तमाम तरह की समस्याएं। भाई आप 3 पूंजीपतियों की बात कर रहे हैं, कोई चर्चा नहीं है। और हेमंत सोरेन खुद पूंजीपति बनने के चक्कर में है, लीज ले रहे हैं। भाई या तो पूंजीपति पे विश्वास कर लीजिए या खुद पूंजीपति बन जाइए, जो दोनों फार्मूला है आपके पास। जी सर्वेश जी, देख लेना कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की सबसे रईस पार्टी बन गई है। आज भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की दुनिया की सबसे रईस पार्टी बन गई है। किस तरह से चंदा लेते हैं उद्योगपतियों से, जो किसी से जी मैं आऊंगा। शशांक जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। आज देश कमजोर हो रहा है, नौजवान को रोजगार नहीं है, खाने की हर वस्तु। ठीक आदेश जी, एक बार सर्वेश जी से, ठीक है सर, जो इस पे तो जब भी आप आते हैं कांग्रेस वाले, आदेश जी, जब भी मैं कोई भी विषय लेता हूँ आप ये विषय उठा ही लेते हैं। खैर ये कोटा पूरा हो गया तो मैं सर्वेश से जुड़े हुए मुद्दे उठाएंगे। मुकेश जी, हमारे दायित्व नहीं, ये बिल्कुल को कंट्रोल करके रखा। जी, 400 रुपए कांग्रेस की जहाँ भी कोई भी सरकार है, आदेश जी ठीक है हो आदेश जी, समय की कमी है। सर्वेश जी का ले लेते हैं कमेंट। सर्वेश जी, कांग्रेस जो है अपने हाउस को ऑर्डर में नहीं रखती और ये अपनी कमियां जो है दूसरे पे फेंकती है। देखिए, अगर यहाँ पे ऐसी कुछ टूट फूट होती है तो वो कांग्रेस अपने एमएलए को संभाल के रखे। बेरोजगारी, महंगाई की बात करते हैं, इनके 2 राज्य में सरकार है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। वहां देखिए क्या हो रहा है। राजस्थान एनसीआरबी का डेटा कहता है कि क्राइम के मामले में, रेप के मामले में नंबर 1 राज्य है। छत्तीसगढ़ में देखिए इनका टीएस देव सिंह और भूपेश बघेल के बीच में तनातनी चल रही है। तो अगर मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा हुआ तो ये कांग्रेस की अंदरूनी कमी थी। क्यों नहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को चीफ मिनिस्टर बनाया गया? बिल्कुल चलिए, वो चलता रहेगा। पार्टी का अंदरूनी मामला है, झारखंड के मामले से इसका कोई मतलब नहीं है। और केवल राजस्थान और छत्तीसगढ़ ही नहीं, झारखंड में भी इनकी सरकार है, झारखंड में सरकार में शामिल है ये, और झारखंड में भी इनकी सरकार चली। शशांक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? बिल्कुल सहयोगी है, बिल्कुल सर, हमारे पास समय की कमी है। सर्वेश जी, शशांक जी से कमेंट ले लेते हैं। शशांक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? शशांक जी। मुकेश जी, एक पॉलिटिकल बात और एक लीगल बात। मैं पॉलिटिकल करना नहीं चाहता था, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं, ये कह रहे थे कि बीजेपी सरकारें तोड़ती है और अपनी सरकारें बनाती है। अभी हाल में 1 महीने पहले बिहार में इन्होंने सरकार बना ली, सरकार तोड़ के। तो इनको ऐसा कहने पे से पहले खुद को देख लेना चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसी बातें सार्वजनिक जीवन में ये टेक्निकली गलत है शशांक जी। सरकार तोड़ करके सरकार नहीं बनाई है इन्होंने, सरकार में जो है गठबंधन स्वीप कर लिया इन्होंने, तभी भी सब और इधर से उधर आ गए। वो तो हाँ, उसमें कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं थी। आप ये जान लिए, उनका किस्मत उनकी अच्छी थी कि भाई नीतीश जी ने ऐसा किया। वैसे मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की कोई भूमिका थी इसमें। तो बेचारा उसी पे आ रहा था। हाँ, मैं उसी पे आ रहा था कि ना सरकार तोड़ने समय इनसे पूछा गया, ना सरकार जोड़ने समय पूछा गया। तो आप जो ये पूछ रहे हैं कि झारखंड में क्या होगा, तो इनसे तभी नहीं पूछा जाएगा, तो वो बेमानी हो जाएगी वो बात। तमिलनाडु में भी ये 4 महिला मंत्री पद नहीं। लीगल एंगल है वो मैं कहना चाहता हूँ कि मद्रास हाईकोर्ट का आर शिवशंकर मेहता वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1967 में आया था, स्पष्ट कहता है, और इसीलिए आर्टिकल 192 को डाला गया संविधान में। स्पष्ट कहता है कि गवर्नर वो आदेश लेगा इलेक्शन कमीशन के सजेशन पर, और उसका कोई अपील, कोई चैलेंज हो ही नहीं सकता। अगर करते हैं तो आपकी अपील ठहरेगी नहीं। फिर भी लोगों ने अलग अलग समय में अपील किया और सबका डिसमिस हो गया, क्योंकि कहा जाता है कि किसी एक पार्टी पे तो आप भरोसा करेंगे, इसीलिए। लेकिन शशांक जी, सरोज जी, मैं सारे अपने जो पैनलिस्ट में एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी सरप्राइज देती है, बीजेपी सरप्राइज देती है, आप जान लीजिए आप, क्योंकि अभी भी लिफाफा बंद है।
शिबू सोरेन की जो है उसके बाद अमित शाह से जब ये मामला चला था तो अमित शाह जी से उनकी मुलाकात हुई थी, मोदी जी से भी वो मिल करके आए थे। और उसके बाद जो है चुनाव आयोग का ये फैसला हुआ है। चुनाव आयोग की फैसला जिस दिन हुआ उस दिन जो राज्यपाल हैं वो दिल्ली में हैं, दिल्ली में नेताओं से मिलते हैं। उसके बाद वो आते हैं, लोगों को लग रहा था कि 3 से 4 के बीच में राज्यपाल ऐलान कर देंगे, लेकिन राज्यपाल जो है कुछ ऐलान नहीं कर रहे हैं। अब कल का समय लिया गया है तो कुछ भी हो सकता है, बंद लिफाफे में कुछ भी फैसला हो सकता है, इसलिए सरप्राइज भी हो सकता है। मैंने इसलिए कहा कि 1% सरप्राइज भी आपको मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी सरप्राइज देने में आगे रहती है। और बीजेपी क्या सोचती है, वो दाहिना हाथ जो सोचता है बाएं हाथ को भी पता नहीं चलता, कयास चाहे लोग कितना भी लगा ले। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए शशांक जी आपका, सरोज जी आपका, सर्वेश पाठक जी आपका, राजेश भारद्वाज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें रखें। लेकिन 48 घंटे जो आने वाले 48 घंटे हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण है। और हेमंत सोरेन के लिए तो केवल कहें कि 24 घंटे ही है। 24 घंटे में उनके फ्यूचर का फैसला होना है, उनके राजनीतिक भविष्य का फैसला होना है। केवल यही फैसला नहीं होना है कि वो मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, यह भी फैसला होना है कि अगर वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तब उनके खिलाफ जो जांच चलेगी, क्या उस जांच के बाद वो जेल भी जा सकते हैं, उनका पॉलिटिकल करियर भी खत्म हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा की कमान किसके पास जाएगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। और यही सारी ऐसी चीजें हैं जो हेमंत सोरेन को परेशान किए हुए हैं। वो घर में बंद है, अपने जो करीबी लोग हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, मशवरा कर रहे हैं। और सब चीज डिपेंड करता है कि कल जब लिफाफा खुलेगा तो लिफाफा के भीतर से क्या निकलता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।